नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊँगा वह है महाभारत के अंतर्गत शांति पर्व में वर्णित राज्य की उत्पत्ति तथा इसके कार्यों के विषय में राजनीतिक विचारों का परीक्षण कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। महाभारत का शांति पर्व भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और समृद्ध स्रोत है। यह पर्व जो महाभारत का 12वां पर्व है, भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए युधिष्ठिर को राजधर्म, शासन कला और राज्य की उत्पत्ति व उसके कार्यों के बारे में गहन ज्ञान देते हैं। यह एक तरह से प्राचीन भारत का एक विस्तृत राजनीतिक ग्रंथ है। दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं राज्य की उत्पत्ति पर विचार। शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रमुख सिद्धांत मिलते हैं जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन के भी समान हैं। पहला है दैवीय सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी। शांति पर्व में यह वर्णन किया गया है कि प्रारंभ में कोई राजा या राज्य नहीं था। लोग अराजकता यानी कि मत्स्य न्याय की स्थिति में रहते थे, जहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी, यानी शक्तिशाली लोग कमज़ोरों का शोषण करते थे। इस अराजक स्थिति से तंग आकर लोगों ने ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा ने एक राजा की नियुक्ति की जिसका नाम मनु था। इस राजा को दैवीय वैधता मिली और उसने न्याय और धर्म के अनुसार शासन किया। इस सिद्धांत के अनुसार राजा को ईश्वर द्वारा स्थापित किया गया था ताकि वह लोगों को अराजकता से बचा सके और न्याय व्यवस्था स्थापित कर सके। राजा का मुख्य कर्तव्य धर्म की रक्षा करना था, जिसे दैवीय आदेश माना जाता था। अगला है सामाजिक समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। यह सिद्धांत भी शांति पर्व में वर्णित है। इसके अनुसार अराजकता की स्थिति से तंग आकर लोगों ने स्वयं ही आपस में मिलकर एक समझौता किया। लोगों ने अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए एक शासक को चुना और उसे अपनी संपत्ति का एक हिस्सा यानी कि कर देने का वादा किया। शासक का कर्तव्य था कि वह लोगों की रक्षा करे और न्याय स्थापित करे। यह सिद्धांत आधुनिक सामाजिक समझौता सिद्धांतों जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो के समान है, जहां लोग अपनी कुछ स्वतंत्रता एक संप्रभु शक्ति को सौंप देते हैं ताकि वे सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन जी सके। शांति पर्व में इस समझौते को प्रजापति मनु संवाद के रूप में भी देखा जा सकता है, जहां राजा को जनता की भलाई के लिए अपनी सेवाएं देनी थी। दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं राज्य के कार्य, फंक्शंस ऑफ द स्टेट। शांति पर्व में राज्य के कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जो एक कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा से मेल खाता है। भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाया कि राजा का कर्तव्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि उसके कर्तव्य बहुत व्यापक हैं। पहला जो पॉइंट है वह है इसमें धर्म की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ धर्मा। राजा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य धर्म की रक्षा करना था। यहाँ धर्म का अर्थ धार्मिक अनुष्ठान से नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक व्यवस्था से है। राजा को यह सुनिश्चित करना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य यानी कि स्वधर्म का पालन करे। धर्म की रक्षा करके ही राजा समाज में न्याय और व्यवस्था बनाए रख सकता था। अगला पॉइंट है प्रजा की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट्स। राजा का प्राथमिक कार्य आंतरिक और बाहरी खतरों से प्रजा की रक्षा करना था। भीष्म ने कहा कि राजा को अपनी सेना को सुसंगठित और मजबूत रखना चाहिए ताकि वह आक्रमणकारियों से देश की रक्षा कर सके। राजा का कर्तव्य चोरों, डाकुओं और अपराधियों से लोगों की रक्षा करना भी था। अगला है न्याय का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। राजा को निष्पक्ष और त्वरित न्याय प्रदान करना था। राजा को स्वयं न्यायपालिका का सर्वोच्च प्रमुख माना जाता था। उसे कानून यानी कि धर्मशास्त्र के अनुसार निर्णय लेना था और यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी व्यक्ति अन्याय का शिकार ना हो। अगला जो कार्य है वो है आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर। शांति पर्व के अनुसार राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा के आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना भी था। इसमें उचित कर प्रणाली, कृषि का विकास, व्यापार का प्रोत्साहन और गरीबों व ज़रूरतमंदों की सहायता करना शामिल था। भीष्म ने कहा कि राजा को कर इस तरह से लेना चाहिए कि वह प्रजा पर बोझ न बने। अगला है कल्याणकारी कार्य, वेलफेयर एक्टिविटीज़। भीष्म ने कहा कि राजा को
सार्वजनिक हित के लिए कार्य करने चाहिए, जैसे कि कुओं, सड़कों, मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण। उसे विद्वानों, ब्राह्मणों और गरीबों को दान देना चाहिए और शिक्षा व कला को प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला है कूटनीति और विदेश नीति, डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी। शांति पर्व में राजा को पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए षड्गुण नीति यानी कि संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव, संशय का भी उपदेश दिया गया है। राजा को अपने जासूसों और दूतों के माध्यम से दूसरे राज्यों की गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हमने राजा के कार्य भी पढ़ लिए हैं। अब हम देख लेते हैं इस प्रश्न का निष्कर्ष। महाभारत के शांति पर्व में वर्णित राजनीतिक विचार भारतीय राजनीतिक चिंतन की परिपक्वता को दर्शाते हैं। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय और सामाजिक समझौता दोनों सिद्धांतों का वर्णन यह दर्शाता है कि प्राचीन विचारकों ने शासन की वैधता के विभिन्न स्रोतों पर विचार किया था। राज्य के कार्यों का विस्तृत वर्णन, जिसमें धर्म की रक्षा से लेकर आर्थिक कल्याण और कूटनीति तक शामिल है, यह सिद्ध करता है कि प्राचीन भारत में राज्य को केवल एक दंडात्मक शक्ति नहीं, बल्कि एक व्यापक कल्याणकारी संस्था के रूप में देखा गया था। शांति पर्व में वर्णित राजधर्म के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और वे एक आदर्श शासक के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की एक स्थायी रूपरेखा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, महाभारत के अंतर्गत शांति पर्व में वर्णित राज्य की उत्पत्ति तथा उसके कार्यों के विषय में राजनीतिक विचारों का परीक्षण। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प हुई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।